हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे सॉल्व अपना फर्स्ट सैम्पल पेपर फॉर द क्लास 12th। तो यहाँ पर हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊँगी क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व करना है और कितने कम समय में करना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सैम्पल पेपर। इसमें सबसे पहले सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए में हमें मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो इन चारों में से क्या पॉसिबल है, मतलब क्या करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि ए आई जे जो है इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर i को j पुट कर दें, तो अगर हम ये पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ए आई आई हो जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। ठीक है, इस तरह से अगर हम इस ए आई आई को इधर ले आएँ तो वो हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज़ इक्वल टू 2 ऑफ ए आई आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो 2 उधर जाके भी ज़ीरो ही हो जाएगा। सो ए आई आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कहने का मतलब ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक तो ये चीज़ होती है ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। अगर हम आई को जे पुट कर दें तो उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो ऑप्शन नंबर अपना सी चेक करिए, ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेयर आई इज़ इक्वल टू जे। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बोला गया है और वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हमें कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरह से लेंगे। सो अल्फ़ा आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो हमारा पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 2 माइनस 4। ठीक है, अब हमें बीच वाला माइनस हो गया। ठीक है, 3। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, 1 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0 ओनली। देन नेक्स्ट प्लस 4 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आएगा। सो अल्फ़ा इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 0 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0 और 8 हम उधर ले जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू कितना आ गया 4। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ए बी आर द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल है। ठीक है, सो ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल है, सो ए का इन्वर्स हो गया। ठीक है, और बी का इन्वर्स इस तरह से ही हो जाएगा। ठीक है, अब बी का इन्वर्स जो है वो बी मैट्रिक्स इटसेल्फ बन जाएगी, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, बी ए इन्वर्स के। ये हमारा फॉर्मूला भी होता है। सो ए बी का इन्वर्स जो होता है वो बी ए इन्वर्स के इक्वल होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूज एट। तो हमें बताना है कि ये वाला जो फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो कहाँ पर कंटिन्यूज होता है। अब हमें ये पता है कि ये कंटिन्यूस कहाँ पर नहीं होता है, ये कंटिन्यूस नहीं होता है एट ऑल द इंटेग्रल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो जो इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ एक्स होती हैं वहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब पे कंटिन्यूस होगा। तो पहला ऑप्शन चेक करो, 1 इज़ एन इंटीजर, तो इस पे कंटिन्यूस नहीं होगा। 1.5 इज़ नॉट एन इंटीजर, इस पे कंटिन्यूस है। -2 एंड 4 भी हमारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी ख़त्म हो गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये किस पे कंटिन्यूस होता है और किस पे कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस ए बी सी इज़ गिवन बाय।
तो हमें अच्छे से इसका फॉर्मूला पता है 1/2 AB वैक्टर इंटू AC वैक्टर। तो हमने जब वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस किया था वहाँ पर ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 1/2 AB वैक्टर इंटू AC वैक्टर। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हमें बतानी है, बट जब भी मैंने आपको बताया है कि साइन या बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसके अंदर ये dy/dx या कोई भी हमारे पास d2y/dx² इस तरह से आ जाए तो वो वहाँ पर डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें हमें मिनिमाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन है, ठीक है। तो हम ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके रखे हुए हैं। सो पहला कंस्ट्रेंट है हमारा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x इज़ इक्वल टू 3 की लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तो ये x इज़ इक्वल टू 3 की लाइन है। अब ये जो है वो x इज़ इक्वल टू 9 की लाइन है, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 0 की लाइन ये हमारी x एक्सिस है जो, ठीक है। ये हो गया x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने सॉल्व कर दिया, कुछ रैंडम वैल्यूज़ ऑफ x और y पुट करनी है आपको, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अगर x की पुट करोगे तो y आ जाएगी, y की पुट करोगे तो x आ जाएगी। सो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 या ये हो गया x इज़ इक्वल टू y। तो जो भी वैल्यू पुट करोगे उसकी करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू भी सेम आएगी। सो मैंने यहाँ पे 3377, ठीक है। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 14 को भी ऐसे सॉल्व कर लिया, दो कोई भी रैंडम वैल्यूज़ पुट करके देख ली। अब मैंने इसको क्या करा है, ग्राफ पे प्लॉट करा है। तो जो ओरिजिन से पास करी है ये वाली लाइन जो है वो है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 की लाइन, और दूसरी जो लाइन है वो हमारी है x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 14। ये जो है ये वाली लाइन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 14, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन क्या है, फिजिबल रीजन इसमें हमें ढूंढना है। फिजिबल रीजन के कहता है 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब आप खुद ही देखकर बता सकते हो कि फिजिबल रीजन यहाँ पर क्या है, आप इस अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यानी कि इधर वाला पोर्शन होगा इस लाइन के। x इज़ लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि इधर वाला पोर्शन होगा इस लाइन के। y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली लाइन है तो इसका ऊपर वाला पोर्शन होगा। x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाली लाइन है तो ये ग्रेटर देन इस तरफ का पोर्शन होगा। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 14, तो ये वाली लाइन है तो इस तरह का पोर्शन होगा। तो सबको जो पोर्शन लग रहा है वो ये वाला पोर्शन है ना, ठीक है। तो ये आपका आ गया फिजिबल रीजन। अब हमें इसमें क्या ढूंढने हैं, हमें कॉर्नर पॉइंट्स। तो 5 कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे, 1 2, ठीक है, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 कॉर्नर पॉइंट्स बन गए। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। नंबर 1 ऑप्शन इज़ 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 0 0। तो 0 0 तो इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडिंग 7 7 एंड 3 3। तो देखो 3 3 भी इंक्लूडेड है, 7 7 भी इंक्लूडेड है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे आप सी और डी को भी चेक कर सकते हो। देखो 14,0 नहीं है इसमें, 3,6 भी नहीं है, तो ये सी और डी ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये यहाँ पर डिसाइड करना है आंसर क्या है। नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आपको यहाँ पर निकालना है। सो लेट अस से ये ए वेक्टर है 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं i j k कैप के, इनके होल स्क्वायर्स करते हैं। 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9। सो ये हो गया 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49। सो 49 का अंडर रूट हो गया 7। सो मैग्नीट्यूड आ गया 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पर हमें ये डेफिनेट इंटेग्रल को सॉल्व करना है। सो 2 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो पहले हम ना इसको एज अ इनडेफिनेट इंटेग्रल ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बाद में लिमिट्स जो हैं वो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रही हूँ, पुट कर रही हूँ डिनोमिनेटर को t। तो यहाँ पर इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 2x, 1 की 0 हो गई, dt बाई
dx, ये होगी। अब dx को इधर ले आते हैं और 2x को इसके नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर x अपॉन इसको t पुट किया था, dx की जगह पर आएगा dt बाई 2x, x से x कैंसिल, ये 1/2 जो है वो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t with respect to dt. So what is the integration with of 1/t with respect to dt is log mod of t, यही आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है। लोअर लिमिट इज़ 2, अपर लिमिट इज़ 3, तो लोअर लिमिट मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगी, बट उससे पहले t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। सो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर x² + 1, तो आप चाहे तो मॉड हटा सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि x² + 1 है। अब हम अपनी लिमिट्स जो हैं वो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। लिमिट्स पुट करेंगे, 1/2 को बाहर ही रहने देते हैं। लॉग ऊपर वाली लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 माइनस लॉग 2 का स्क्वायर + 1 4 + 1 कितना हो गया 5। अब हमें पता है कि log m - n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/2 log 2। सो दिस इज़ द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विद ईच एंट्री 1 और 2, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2/3, ठीक है। 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, यही मतलब है इसका। अब इस तरह से है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 2 × 3 6 हो गया। अब उसने कहा कि हर प्लेस जो है एलिमेंट की वो हम फिल कर सकते हैं, कैन बी फिल्ड विद 1 से या 2 से, है ना, इस तरह से फिल कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल कितनी हो जाएंगी, दैट इज़ 2⁻6, यानी कि 64। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज आर, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमें गिवन है 4, ये वाले, ठीक है। अब उसने कहा कि इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर्स एट दीज 2 पॉइंट्स ओनली, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी 2,4 पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। 2,4 पे एग्जिस्ट करती है। 2,4 सब्स्टिट्यूट करने पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा 2a + 4b। 2,4 का मतलब क्या था, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब दूसरी मैक्सिमम वैल्यू किस पे एग्जिस्ट करती है, 4,0 पे, तब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा 4a + 0b, है ना। अब कहा कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन दोनों पॉइंट्स पे अकर करती है, तो दोनों क्या हुए, बराबर हुए। सो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है a और b के बीच में। सो 2a + 4b = 4a, सो 4b = 2a, सो 2 1s are 2 2s are, सो 2b = a। सो ऑप्शन नंबर a इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द एंगल बिटवीन द 2 वैक्टर्स a एंड b, तो आपको ढूंढना है एंगल इन दोनों वैक्टर्स के बीच का विद द मैग्नीट्यूड्स √3 and 4। अब उसने कहा कि हमारे पास एक a वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड √3 है, एक b वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच का एंगल ढूंढना है, लेटस से इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, वो ढूंढना है। और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 2√3। अब इनका डॉट प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b = मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साथ में cos थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 2√3, ये हो गया √3 और ये हो गया 4 और ये हो गया cos थीटा। √3 कैंसिल हो गए, 2/4 = cos थीटा, ये हो जाएगा 1/2 = cos थीटा। अब cos थीटा की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, π/3, cos 60 की वैल्यू होती है ना। सो यहाँ पर थीटा जो आ गया वो आ गया π/3, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज़ इक्वल टू p + q,
और जहाँ पर P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं 2 0 5 4 इज़ इक्वल टू P प्लस Q, ये गिवन है हमें। अब P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है दिस इज़ इक्वल टू A प्लस A डैश, है ना, यही होता है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है सो दिस इज़ इक्वल टू A माइनस A डैश, यही होगा। और ये मैट्रिक्स हम इस तरह से ही लिख लेते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करें सो A डैश विल बी कैंसिल, ये हो जाएगा 2A और इधर मैट्रिक्स हमारी सेम रहेगी। अब इधर जाके 1/2 हो जाएगा, 2 0 5 एंड 4। सो जो हमारी A मैट्रिक्स निकल के आएगी वो आएगी 2/2 इज़ 1, 0/2 इज़ 0, 5/2 को 5/2 रहने देते हैं, 4/2 इज़ 2। अब हमारी जो A मैट्रिक्स निकल के आ रही है वो ये है। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, Q किसके बराबर है। सो Q जो है दैट इज़ इक्वल टू A माइनस A डैश। सो A डैश निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। A का ट्रांसपोज क्या, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाती है। सो 1 0 हो जाएगा, 5/2 और 2। A डैश में निकल आया तो हम यहाँ पर A को पुट करेंगे 1 0 5/2 एंड 2 माइनस 1 5/2 0 एंड 2। ठीक है, सो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 माइनस 5/2 माइनस 5/2, 5/2 माइनस 0 5/2, 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो हमारी जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इफ़ A एंड B आर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज़ 1/4, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश बाई A फाइंड आउट करना है। इस तरह से B डैश बाई A जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। सो ये हो जाएगा B डैश इंटरसेक्शन ऑफ A, इंटरसेक्शन विद A और P ऑफ A, यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब हमारे पास सारा कुछ है, बस B डैश नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश नहीं है, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश क्या हो जाएगी, 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1/4 PB की प्रोबेबिलिटी है। सो 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश कितनी हुई 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/3 और नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो 1/3 कैंसिल हो गया। सो आंसर इज 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव ऑन करते हैं। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि dy/dx के आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पूरी इक्वेशन को पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, सो माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू dy/dx माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट का बन गया, ये इस फॉर्मेट का बन गया dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। अब इसको इसके साथ कंपेयर करके p की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यही होता है हमारे पास। अब यहाँ पर p की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन हम यहाँ पर साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे x अपॉन माइनस मैंने बाहर निकाल लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट किया, माइनस 2x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। सो dx जो है दैट इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस 2x। ठीक है, माइनस x ये हो गया, सॉरी यहाँ पे माइनस बार है, x अपॉन ये हो गया t पुट किया था इसको, dt अपॉन माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया,
1/2 जो है वो बाहर आ गया। 1/t की इंटीग्रेशन हम सीधी लिख देते हैं यहाँ पर log t log mod t, ठीक है, ये आ गई इंटीग्रेशन, और t की वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, e ये हो गई इसकी इंटीग्रेशन 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई इसकी इंटीग्रेशन। एक स्टेप और कर लेते हैं, ये जो 1/2 है वो इसकी पावर बन जाएगा। सो ये हो जाएगा e टू द पावर log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। e और log आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सो आंसर इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 या फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। तो अब यहाँ पर ऑर्थोगोनल वर्ड जो है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। ऑर्थोगोनल जब भी आ जाए, जब भी दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो, यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई जे के कफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसका कफिशेंट क्या है 2, इसका कफिशेंट क्या है 1। सो 2 × 1 प्लस लैम्डा इंटू जे के कफिशेंट्स को करो, लैम्डा इंटू 2 प्लस 1 × 3 इज इक्वल टू 0। सो 2 + 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -5, -5/2 जो है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। साइन वाई इज इक्वल टू क्या है, x cos a + y। तो हमें dx/dy ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, x को इधर ही रहने देते हैं और जो cos a + y है इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। साइन y अपॉन cos ऑफ a + y, ये हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, dx/dy। dx/dy करने के लिए d/dy करना होगा किसका, साइन y अपॉन cos ऑफ a + y, इसका ही करना होगा। अब हमें पता है कि ये डिफरेंशिएशन है, सो u/v यानी कि हमारा क्वोशंट रूल लगाएंगे। सो u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ डिवाइडेड बाय v²। सो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम नीचे v² लिख लेते हैं। v² का मतलब हो गया cos² a + y, ठीक है। अब सबसे पहले u का डेरिवेटिव, सो ऊपर वाला u है, नीचे वाला क्या है, v है, यही हो गया। सो u का डेरिवेटिव, साइन y का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा cos y। ओके, v को एज इट इज़ रख देते हैं, cos ऑफ a + y माइनस, अब हमें साइन y v का डेरिवेटिव करना है। सो v का डेरिवेटिव यानी कि cos ऑफ a + y का डेरिवेटिव, सो माइनस ऑफ साइन, सो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस साइन a + y बन गया, और साइन y को हम एज इट इज़ रखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें न्यूमरेटर में, तो ये फॉर्मूला बन चुका है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ a - b का। सो cos ऑफ a - b का मतलब cos ऑफ a + y माइनस y डिवाइडेड बाय cos² a + y। सो y से y कैंसिल हो गया, सो ऊपर बचा cos a और नीचे बचा cos² a + y, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। सो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए। दिस इज़ द आंसर ऑफ dx/dy। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे अगर कोऑर्डिनेट्स देखें तो क्या होंगे, 0, ठीक है, क्योंकि x वाला भी 0 होगा, बीटा कॉमा 0 ये होंगे, क्योंकि इसके हिसाब से लिखने हैं ना, मैं अल्फ़ा बीटा गामा है। सो अल्फ़ा भी 0 होगा, मतलब x वाला भी 0 होगा, z वाला भी 0 होगा, और सिर्फ y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट ही आएगा। इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। सो इसको मान लेते हैं p पॉइंट, इसको मान लेते हैं q पॉइंट। सो p q का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा - 0 का होल स्क्वायर, बीटा - बीटा का होल स्क्वायर
प्लस गामा माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, प्लस गामा स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ये मॉड इसलिए लगाया है यहाँ पर क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है डिस्टेंस, सो इट इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा फ्रॉम द वाई एक्सिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, असर्शन फॉलोड बाय द रीज़न स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें इस चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है जो करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, असर्शन गिवन है द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन गिवन है बिटवीन x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और 3 है ना, इज़ -5। तो कहता है एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो -5 आ रहा है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला ये है। क्या ये असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, और अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या रीज़न जो है वो दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमें यहाँ पर डिसाइड करना है। ठीक है, सो मान लेते हैं कि ये जो y है इसको हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि किसके इक्वल गिवन है, 15 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल गिवन है। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं f ऑफ 3। यहाँ पर 15 माइनस 9 कितना हो गया, 6 हो गया। सो f ऑफ 2 भी निकाल लेते हैं, 15 माइनस 4 कितना हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। सो अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा ऑफ y निकालना है, जो कि क्या होगा, y एट x इज इक्वल्स टू 3। y एट x इज इक्वल टू 3 कितना है, 6। y एट x इज इक्वल्स टू 2 कितना है, 11। तो 6 माइनस 11 कितना हुआ, -5 हुआ। तो देखो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, एंड रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। गिवन अ रिलेशन आर, तो हमें एक रिलेशन आर गिवन है। सो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी, -3 -2 -1, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न क्या गिवन है कि डोमेन आर की फाइंड आउट करने के लिए अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें, ठीक है ना, हमारे पास रिलेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं x की, तो क्या हो जाएंगी, इंटीजर्स हैं तो 0 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, -2 और -3, और अगर पॉजिटिव में देखें तो यही पुट कर सकते हैं। तो यही बनेगी हमारी डोमेन ऑफ आर। ठीक है, तो हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। तो रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो इसमें भी आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ही है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन बी पे। अब इस सेक्शन में हमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, राइट द डोमेन एंड रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसके लिए आपको जो टेबल है चैप्टर नंबर 2 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर है tan इनवर्स एक्स। सो इसकी डोमेन जो होती है वो होती है रियल नंबर्स। ठीक है, डोमेन इसकी कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। सो रेंज इज -π/2 2π/2 ओपन ब्रैकेट। तो ये इसकी रेंज होती है। दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव कर रहे हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इज इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π इंटरवल। तो सबसे पहले हमें फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पर, sin x। तो हम उसका सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो cos x है दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। इसको करने के लिए हमें पहले यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो दिस इज 0 to π/2 एंड दिस इज π। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो हमें प्रूव करना है जो cos x होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। तो हमें अच्छे से पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट के अलावा बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो cos x है दैट इज लेस देन 0 इन द इंटरवल π/2 to π, ये होता है। सो cos x क्या है हमारा, f डैश x है। सो f डैश x जो है दैट इज लेस देन 0
इन पाई बाय 2 टू पाई इंटरवल. सो अगर लेस देन 0 है, सो देयरफॉर इट इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 टू पाई इंटरवल. सो हैंस प्रूव्ड. तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करो. ठीक है, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो लेस देन 0 प्रूव कर दो. अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाए तो ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इन 0 to 9 एंड ये क्लोज्ड ब्रैकेट्स हैं, तो 0 और 9 दोनों ही इंक्लूडेड हैं नंबर्स. ठीक है, सो मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो f ऑफ x है इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x. ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 36x प्लस 96, ये इसका डेरिवेटिव आ गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ज़ीरो पुट करेंगे. तो ज़ीरो पुट करने के बाद हम इसमें से पहले 3 कॉमन ले लेते हैं थोड़ी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए. सो 12x प्लस ये हो गया 32. अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, 8x माइनस 4x प्लस 32 और ये वाला 3 इधर जाके 0 ही हो जाएगा. सो x माइनस 8 4 x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0. x माइनस 4 x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड 8. ये आ गए हमारे पास. सो हमने यहाँ पर चेक करना है कि f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 4 क्या है, f ऑफ 8 क्या है और f ऑफ 9 क्या है. सभी पे हम चेक करेंगे. कैसे चेक करेंगे, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें हम बारी बारी से x की जगह पर 0 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, फिर 8 पुट करेंगे, फिर 9 पुट करेंगे. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू किस पे आएगी, तो ये सब आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. सो अगर हम f ऑफ 0 करेंगे तो 0 आएगा, f ऑफ 4 करेंगे तो 160 आएगा, f ऑफ 8 करेंगे तो 128 आएगा, देन f ऑफ 9 करेंगे तो 135 आ रहा है. ठीक है, तो अब बताइए स्मॉलेस्ट वैल्यू किस पे है, स्मॉलेस्ट वैल्यू किस पे है, 0 पे है. सो हम यहाँ पर लिखेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 पे ही आएगी. वो तो ऑब्वियसली सी बात है. सो इस तरह से आपको यहाँ पर डिसाइड करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं. सो यहाँ पर सॉल्व करना है हमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन. सो इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर देखेंगे. तो यहाँ पर है x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं किसी तरह से. सो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले हम यहाँ से माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा सीधा हो जाएगा. x स्क्वायर आगे आ गया, माइनस 4x हो गया. अब परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए क्या करना होता है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखा है. x का कोफिशिएंट देखना है. x का कोफिशिएंट क्या है, 4, इसका हाफ कर दो 2. सो 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट, ख़त्म. सो 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा. सो इज़ इक्वल टू dx अपॉन माइनस ऑफ यहाँ पर ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं. अब वापस से हम माइनस को अंदर ले जाते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक. अब हमें फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए. dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अप्लाई कर दो. सो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x माइनस 2 है, a की जगह पर 2 है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं. Find the set of the points where the function f given by f of x is equal to mod of 2x minus 1 sin x is differentiable. अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है, सो ये फंक्शन जो है दिस इज़ डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट कहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ये जो मॉड के अंदर वैल्यू है इज़ इक्वल टू, उसको 0 पुट करो,
सो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि f ऑफ x जो है दिस इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस वैल्यू 1/2। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसके नेक्स्ट सेक्शंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।